नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके सामने एक बहुत ही कमाल की स्टोरी लेकर हाजिर हो चुका हूं। साथियों, आज तक आपने काफ़ी सारी हॉरर स्टोरी सुनी है और मैं भी आपको काफ़ी सारी हॉरर स्टोरी सुना चुका हूं, लेकिन आज की जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वो अब तक की कहानियों से सबसे अलग कहानी रहने वाली है। इस कहानी को सुनने के बाद आपका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल जाएगा। इस कहानी के अंदर आपको भूत प्रेतों का पूरा मायाजाल दिखाई देगा। आज के समय में तो हम इनकी कई कहानियां सुन लेते हैं, लेकिन आज से 200-300 साल पहले के ज़माने में ये कैसे रहा करते थे वो आज आप जानने वाले हैं। उस समय में भूत प्रेत इस प्रकार का जाल रचा करते थे कि आदमी जब उनको एक बार देख ले तो पूरा उसी में मोहित हो जाता था, और जब उसको पूरी तरह से अपने जाल में फंस लेते थे तब उसका दिल काटकर उसकी दावत किया करते थे। तो आज की कहानी एक ऐसे ही इंसान की है जो भूत प्रेतों के एक बहुत बड़े माया जाल में फंस जाता है। उसे लगता है कि यह जगह तो स्वर्ग से भी कहीं ज्यादा बेहतर है, लेकिन एक एक करके जब उसके सामने पूरी सच्चाई खुलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जब उसे ये एहसास होता है कि अब उसकी जान यहाँ पर नहीं बचने वाली, तब वो अपनी आप बीती को कुछ रेशम के कपड़ों पर लिख जाता है, और वो आत्मकथा आज के ज़माने में कहीं से घूम फिर के किसी एक ऐसे इंसान के हाथ लगती है जो उस पर लिखी हुई उस भाषा को समझने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देता है, और वो इंसान है कुलदीप नायर। साथियों, कुलदीप नायर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के रहने वाले हैं और आज की कहानी इन्होंने ही हमारे साथ शेयर की है। तो कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि जो भी लोग पहली बार चैनल पर स्टोरी सुनने के लिए आए हैं उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और इस रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए आपसे आग्रह करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ जुड़ जाइए। जब आप मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो जैसे ही अगली स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आऊंगा तो आपके फ़ोन में वो सबसे पहले पहुंचेगी और आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए आगे की स्टोरी हम कुलदीप नायर के पर्सपेक्टिव से सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इतिहास का अध्यापक था। ऐतिहासिक चीज़ों से मुझे बहुत लगाव था। मुझे जब भी मौका मिलता तब मैं ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण करने निकल जाता और वहां से कोई न कोई वस्तु खरीद लाता जो मुझे उस जगह की याद ताज़ी करवाती रहे। एक बार मैं नैनीताल की पहाड़ियों पर घूमने गया। पहले भी मैं नैनीताल आता जाता रहा हूं, जो कि पारिवारिक कभी दोस्तों के साथ की ट्रिप होती थी, पर इस बार मैं अकेला ही घूमने आ गया था। नैनीताल की सुंदर सड़कों पर घूमते टहलते हुए मेरी नज़र एक दुकान पर गई जहां कई कलात्मक वस्तुएं रखी हुई थीं। मैं उनको देखने लगा। तभी वहां काम करने वाला छोटे कद का आदमी मेरे पास आकर बोला, आपको कुछ चाहिए? मैंने कहा, ये बॉक्स कैसे दिया? वो गोल गोल चेहरे पर मुस्कान ली बोला, इसका 500 लगेगा साहब, आपकी पसंद लाजवाब है सर, अभी आया है ये पीस, ले लो साहब। वो आदमी कहते हुए इसे उठाने लगा। मैं बोला, मैं तो इसकी नक्काशी देख रहा हूं जो ज्यादा उभरी नहीं है, उस हिसाब से कीमत ज्यादा बताई है। वो खींचता हुआ बोला, ले जाओ साहेब, वैसे भी बोनी बट्टा हुआ नहीं है सुबह से, जो चाहे दे दो। मैंने भी सोचा, चलो एक एंटीक चीज में नई चीज जुड़ेगी। ये सोचकर मैंने 200 का नोट उसे थमा दिया। उसने अखबार में डिब्बा लपेट मुझे दे दिया। पहाड़ से अपने शहर आते हुए मैं उसे अपने घर ले आया और संग्रह गृह में रख दी। एक दिन मेरे ताऊ के बड़े लड़के मुझसे मिलने आए। मैं उनको अपने संग्रह कक्ष में ले गया। उनके साथ उनका बेटा जो 5 वर्ष का नटखट बालक था, वो भी हमारे साथ ही आ गया। उस बालक ने कमरे में आते ही मेज पर रखा वो नक्काशीदार बॉक्स अपने हाथ में ले लिया और खेलने में लग गया। मैं और भाई साहब और चीजों की चर्चा में व्यस्त थे। तभी उस बालक ने पता नहीं कैसे वो बक्सा खोल लिया और हमें उसमें से एक छोटी बोतल निकालकर दिखाने लगा। ये कोई दवा की शीशी मालूम होती थी जो पीले रंग की थी। मैंने वो बोतल अपने हाथ में लेने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पर अफसोस ये उससे पहले ही फिसलकर टूट गई।
पर मैं तब चौंक गया जब इसमें से एक कागज का एक बड़ा सा पुलिंदा निकल आया। ये अजीब विचित्र चीज एक कपड़े का रोल था जो पता नहीं कितने सालों से इस बोतल में पड़ा हुआ था। मैंने बहुत ही संभाल के उसे उठाया। तब भी कपड़ा काफी गल चुका था और इसका कुछ भाग सड़ चुका था। कपड़े में कुछ लिखा हुआ सा प्रतीत होता था। पूरा कपड़ा उस लिखावट से भरा हुआ था, इतना कि उस पर एक छोटी मोटी किताब तो लिखी हुई होगी ही, वो साफ दिख भी नहीं रहा था और मैं ये भाषा समझने में असमर्थ था। इसलिए मैं ये पुलिंदा अपने एक प्रोफेसर के पास ले गया। उन्होंने मुझसे कहा वो इसे ऐतिहासिक खोजकर्ता को देकर पता लगवा लेंगे। मैं जब भी फ्री होता उसके पास हो आता, इस आशा से कि उस कपड़े में क्या था जो उनको पता लगा हो शायद। पर काफी सालों तक नाकामी ही हाथ लगी। साल दर साल बीत गए, मेरी उत्सुकता भी बढ़ती गई। फिर एक दिन उस प्रोफेसर ने मुझे एक इंस्टीट्यूट में कॉल कर बुलाया। अब जो आगे हुआ वो चौंकाने वाला था। उस इंस्टीट्यूट के हाल में मेरे आगे शोधकर्ताओं की एक टीम बैठी थी। उसमें से एक आदमी उठा और बोला, आपकी हार्दिक इच्छा थी इस भाषा को समझने की। मैंने खुशी से कहा, जी हाँ। उसने हंसते हुए कहा, तो आपकी ख्वाहिश पूरी हुई। मुझे ये सुनकर खुशी बहुत हुई। उन्होंने बताया कि इसमें एक लेखक की कहानी है और हमने उनकी भाषा को समझ लिया है। ये साइन लैंग्वेज है जो कुछ बुद्धिजीवी द्वारा प्रयोग की जाती थी। पर एक बात चौंकाने वाली है कि इस लैंग्वेज और इस कपड़े में समानता नहीं है। मैंने पूछा, मतलब? उन्होंने बताया कि हो सकता है उन लेखक ने ये भाषा पुराने समय के किसी आदमी से सीखी हो जो एक दुर्लभ भाषा है और उन्होंने इसका प्रयोग बाद में किया हो। मैंने उत्सुकता से पूछा, इसका क्या कारण हो सकता है? उन्होंने मुझे बताया कि ये एक आदमी की आत्मकथा है जो उसने खुद अपने हाथों से इस पूरे कपड़े पर लिखी है। और आगे जब आप इसकी पूरी आत्मकथा को पढ़ेंगे तो आपको पूरा माजरा समझ में आ जाएगा कि आपको ये कपड़ा इस बोतल में क्यों मिला। और इसके बाद उन्होंने इस आत्मकथा को पढ़ना शुरू किया। तारीख 19 नवंबर 1890। मुझे नहीं पता मेरे पास और समय है या नहीं। मैं इस समय बहुत मुसीबत में हूं। पता नहीं ये सच्चाई लोगों को कब कैसे पता चलेगी जो यहां लिखी जा रही हैं। मैं लकड़ी का व्यापारी बेंजामिन हूं। मैं एक मूल रूप से अमेरिकन हूं, पर बाद में मेरे पूर्वज अफ्रीका आकर बस गए थे। मेरी मत मारी गई थी जो यहां एशिया द्वीप पर इस मुसीबत में खुद चलकर फंसने आया। पर क्या करता, आखिर वहां अपने शहर में भी मैं मर ही रहा था तिल तिल कर। ये हड्डियों का जानलेवा दर्द मुझे मार रहा था। मेरे शहर में क्या, मैं विश्व के हर डॉक्टर को दिखा चुका था, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे पास नाम, शोहरत, पैसा, किसी चीज की कमी नहीं थी, पर किस्मत फिर भी खराब थी। अब मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, पर अब मेरे पास वक्त नहीं। बात 6 माह पहले की है। जब मैं अपने दर्द के हर इलाज से हार गया तो मैंने कुछ पुरानी रहस्यमयी पुस्तकों में इस बीमारी का इलाज खोजना चाहा। वहां कई पुस्तकों को पढ़ने के बाद मुझे आखिरकार मालूम हुआ कि धरती पर एक ऐसी जनजाति है जो इसका इलाज जानती है, पर वो एशिया द्वीप के घने जंगलों के बीचों बीच रहती है। एशिया काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है, पर 1-2 पुस्तकों में थोड़ा बहुत पता इस विचित्र जाति के बारे में लिखा था कि ये भारत के जंगलों में बसती थी। मैं उसी पते का अनुसरण करते हुए वहां जाने के बारे में सोचने लगा। मैंने इस जाति के बारे में काफी जानकारी हासिल की और रिश्तेदारों को बिना बताए ही निकल गया शहर से उनकी खोज में। मैं काफी लंबा सफर कर एशिया के घने जंगलों में पहुंच गया था। यहां से मुझे उस जंगल का पता तो चलता है, पर बहुत कम लोग उस जाति से अवगत हैं और उसका नाम लेते हुए भी घबराते हैं। उनका मानना है कि वो जादूगर या प्रेत लोग हैं, पर मुझे सिर्फ इलाज चाहिए और मुझे वहां पहुंचना है, ये मैंने ठाना हुआ था। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं और क्या कहानियां गढ़ते हैं। मैं निकल तो आया था, पर कुछ समय के बाद मुझे अपने आप पर गुस्सा भी बहुत आया कि ये क्या बेवकूफ़ी थी। ये क्यों किया मैंने? अब सफ़र की रात कैसे कटेगी? पर कोई चारा ना मिलने पर चलना जारी रखा। अंत में ईश्वर ने मेरी सुन ली और मुझे ढलते सूरज के साथ एक झोपड़ी दिखी।
झोपड़ी में पहुंचकर मैंने वहां 2 गरीब मछुआरे भाइयों को पाया जो देखने में लंबे चौड़े थे और उन्होंने मेरा स्वागत भी किया। मैंने उनसे अपना सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ तो कोई वाहन या घोड़ा तुमको नहीं मिल पाएगा और ना ही कोई होटल है जिसमें तुम आराम कर पाओ। यहाँ छोटे गांव में 20 से 25 संख्या में ही गरीब मछुआरा जाति रहती है जो अपना भोजन का ठिकाना नहीं रखती। मेहमान नवाजी उनके बस की बात नहीं। मैंने पूछा, अब क्या कोई हल है? उन्होंने मुझे गुलगुड्डी नामक औरत का पता दिया जो कोई नीच जाति की महिला है और गांव से थोड़ी दूर उसकी झोपड़ी है। उन्होंने बताया वो नेकदिल औरत हैं और मुझे उसके पास जाने को कहा। मेरे पास भी उन पर विश्वास न करने का कोई और चारा न था। मैं उनके साथ हो लिया। वो दोनों भाई जवान और जोशीले थे। वो रास्ते भर उस औरत की तारीफ करते रहे जिस कारण मेरा मन उसे देखने को उत्सुक हो गया। आखिरकार इंतजार की घड़ी खत्म हुई। गुलगुट्टी का घर आ गया। बड़े भाई ने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलकर एक औरत बाहर निकली। यही गुलगुट्टी थी। वो मोटे नैन नक्श की एक अधेड़ मोटी लंबी औरत थी। उनकी गुलगुड्डी और उसकी तीखी सिरके सी आवाज मेरे कानों में चुभ रही थी। आखिरकार दोनों भाइयों की उस नेकदिल औरत ने मेरे एक रात रुकने की कीमत एक अच्छे गेस्ट हाउस के रहने के बराबर मांगी जो काफी ज्यादा थी उस झोपड़ी में रुकने की। पर वो नेकदिल औरत मजबूरी का फायदा उठाना जानती थी और फिर दोनों भाइयों ने मेरी सवारी का इंतजाम उसका सफेद खच्चर मुझे घोड़े के दाम में दिलवाकर किया। आखिरकार मेरी मजबूरी थी और उन दोनों ने मेरा फायदा उठाया, पर न से कुछ बेहतर होता है। रात में मुझे मालूम हो गया कि गुलगुड्डी क्या काम करती है। वो एक वेश्या थी और उन दिनों अधेड़ हो जाने के कारण उसे कोई पूछने वाला नहीं था। इसलिए इन दोनों भाइयों की यहाँ दाल गल जाती थी। मुझे भी कम दामों में सोने का ऑफर गुलगुड्डी द्वारा मिला, पर मैंने इसे ठुकरा दिया। मैंने जैसे तैसे गुलगुड़ी के हाथ का बेस्वाद खाना खाकर मच्छर से भरी कोठरी में रुककर रात गुजारी और सुबह गुलगुड्डी के खच्चर पर सवार होकर आगे का रास्ता नापने चल दिया। उसका ये सफेद भूरा खच्चर काफी समझदार लगता था। वो मुझे लेकर आगे बढ़ता गया। मुझे ऐसा लगा जैसे ये रास्ता उसका देखा समझा है। जैसा गुलगुड़ी ने बताया था, ये अक्सर भाग जाता है और कुछ दिन बाद लौट आता है। इसलिए इस बार गुलगुड़ी ने इसको अंदर बांध कर रखा था। मैंने सोचा हो सकता हो ईश्वर ने इस खच्चर को देवदूत के रूप में भेजा हो जो मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा दे। गुलगुड़ी ने उसे ये भी बताया था कि काफी सालों पहले ये खच्चर उसे जब वो लकड़ी बीनने गई थी तो जंगल में मिला था, तब से वहीं पालती आ रही हैं इसे। आखिरकार चलते चलते रात हो गई। मैं और खच्चर एक पेड़ के नीचे ठहर गए, जहां रात भर मेरी और खच्चर की भयानक जानवरों की आवाजों से ऐसी तैसी होती रही। खैर, वो रात भी ईश्वर की कृपा से निकल गई। मैं और खच्चर अब आगे एक घने रास्ते में थे। यहां से हम इतना अंदर थे कि पीछे जाना अब नामुमकिन था, क्योंकि मैं तो रास्ता भी भूल गया था, यानी मैं भटक गया था। पर अब मुझे सिर्फ इस गधे पर विश्वास था। 2 दिन हो गए हमें ऐसे ही चलते चलते। बेचारे गधे की हालत भी अब बुरी थी। मेरा भी भूख से बुरा हाल था। आज चलते चलते कई दिन हो गए। रातों के डर को हमने जीता था और विचित्र आवाजों पर ध्यान न दिया था। हाँ, हम मतलब मैं और मेरा दोस्त खच्चर, जिसे इस रास्ते में मैंने नाम दिया हैरी। जब लगने लगा था कि अब हम दोनों के प्राण पाखेरू उड़ने वाले हैं, तब, हाँ सही समझे, मंजिल दिखने लगी। मेरी जान में जान आई और मेरा दिल खुशी से बाख बाख हो गया। इतने दिनों की मेहनत का फल आज मिल गया था। दिल में खुशी और होंठ जो पानी के लिए तरस गए थे, उसमें मुस्कान उछाल मारने लगी। ये थकावट के कारण भ्रम नहीं, सच में मेरी मंजिल थी। चारों ओर दूधिया प्रकाश। उसमें नहाया एक शीश महल। ऐसा लगता था ये कोई खूबसूरत परी महल हो। वो शीशे का बना हुआ था, पर पारदर्शिता उसमें कहीं कहीं थी। अंदर का पूरा सजा सजाया हॉल दिख रहा था। हॉल की दीवारों पर मुझे दूर से नहीं दिख रहे पर कुछ चित्र लगे हुए थे। हर नज़ारा खूबसूरत था। वहां की रेत में गुलाबीपन और पेड़ में सुनहरे पत्ते लिपटे थे। पेड़ में लगे फलों का पूछो मत।
शायद ही इतने ढेरों रसीले फल के पेड़ किसी ने धरती पर कहीं देखे हो, और वहां की चिड़ियों के चहचहाने का स्वर इतना मीठा था कि कोई स्वर्ग की गायिका की आवाज भी फीकी हो जाए। चारों ओर न ठंड न गर्म वातावरण में खुशनुमा ताजगी थी। मैं और हैरी, जो कई दिनों से भूख प्यास से मरियल हो गए थे, वहां पहुंचकर सब भूल गए। हैरी के ऊपर से मैं उतर गया और कोमल घास के मैदानों में जाकर लेट गया। हैरी भी वहां पास में बहते हुए झरने से पानी पीने पहुंच गया। हर तरफ नजर उठाओ तो जन्नत ही जन्नत नजर आती थी। मैं हैरी को पानी पीते हुए देख रहा था, तभी मेरे पास लाल कोट और नीली चुस्त पेंट पहने दो युवक आकर खड़े हो गए। इतने गोरे लंबे हष्ट पुष्ट भूरे बालों वाले नौजवान मैंने पहली बार देखे थे। वो दोनों बिल्कुल मेरे समीप आए। उन्होंने मेरे हाथ पकड़कर मुझे जमीन से खड़ा किया और कड़क आवाज में बोले, तुम अंदर कैसे आ गए? मैंने धीमी मरियल आवाज में कहा, बस मुझे माफ करिएगा। वो दोनों कड़क अंदाज में बोले, तुमको पता नहीं, यहां आना सख्त मना है। कोई भी यूं मुंह उठाकर यूं यहां नहीं चला आता। इसकी सजा तुमको मिलेगी। मैंने इस बार डर कर हाथ जोड़े, माफ करिएगा। सच में ये जो खुशी थी पल भर में काफूर हो गई। उन्होंने मेरे साथ साथ मेरे हैरी को भी पकड़ लिया और हम दोनों को महल की ओर ले जाने लगे। हैरी भी डर कर चिल्ला रहा था। हैरी की आवाज ने मेरा डर और बढ़ा दिया, क्योंकि जानवरों को मुसीबत का अंदाजा पहले हो जाता है। वो दोनों मुझे महल में ले आए और मेरे हैरी को महल के बाहर बांध दिया। वहां महल के अंदर काफी ठंड सी थी। हर जगह हल्की नीली रोशनी थी जो दीवारों में से आ रही थी। ये आश्चर्य की बात थी, पर ये सब तो ठीक था, पर मेरे साथ होने क्या वाला है इसकी चिंता मुझे खाए जा रही थी। मैं बार बार डर कर अपनी किस्मत को कोस रहा था। हे ईश्वर, मैंने क्या बिगाड़ा है? तेरा मुझे बचा ले। आज मैं प्रार्थना में लीन था, तभी वहां एक 8 फुट का आदमी, जिसकी उम्र 40 के आसपास रही होंगी, वह आया। उसकी वेशभूषा अजीब सी थी, जैसे भारतीय राजा जिस्म पर कड़ाईदार धागों से बना चोंगा पहनते थे, वैसे ही इसने पहना हुआ था, और एक बड़ी सुंदर लाल कपड़े की पगड़ी भी उसके सर पर थी, जिसके बीच में बड़ा नीला हीरा चमक रहा था। दोनों कान में बड़े सोने के गोल कुंडल, जिस पर नीले हीरे के फूल बने थे, और उसका चेहरा बड़ा और भरा हुआ था, जिस पर उसकी लंबी पतली चाइना के आदमियों की तरह मूछें लटक रही थी। देखने में वो बहुत शांत लग रहा था। उन दोनों युवकों ने उसके आगे सर झुकाया। मैंने भी उनकी देखा देखी यही किया। जब उस आदमी के मुंह से शब्द निकले तो मेरे होश उड़ गए। वो उन दोनों युवकों से थोड़े गुस्से से बोला, इतने महान व्यापारी का कौन ऐसे स्वागत करता है? फिर वो मुझसे प्यार से बोला, सर आप आइए, आप थक गए होंगे, चलिए मेरे साथ, मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूं। मैं हैरान परेशान सिर्फ उसका मुंह ही देख रहा था कि उसे मेरे बारे में कैसे पता। मैंने तो कुछ बताया भी नहीं। यहां मैं डर रहा था। अब खेल उल्टा था, बल्कि वो मेरा स्वागत कर रहा था। उसने मेरी हैरानी को कम करने के लिए अपना परिचय देते हुए कहा, मैं जादूगर सोरंग कराना हूं, और मुझे पता है आप यहां तक हमारी जाति कराना को ही ढूंढते हुए आए हैं। आपकी दर्द की बीमारी यहां जल्द ठीक हो जाएगी। आप अब सारी फिक्र मुझ पर छोड़ दीजिएगा। मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं बचे थे। मैं वहां मंत्र मुग्ध सा हो गया था। उसने मुझे मेरा कमरा दिखाया, जो गलियारे से होता हुआ अंदर के 2 कमरों के पीछे था। उसने कहा, देखिए आपका कमरा। मैं कमरे को बड़े ध्यान से देखने लगा। यह वाकई खूबसूरत कमरा था। ऐसा कमरा कोई कितना भी महंगा होटल हो नहीं दे सकता था। यहां की चमक के आगे सारी चीजें फीकी थी। मैं सोचने लगा, इतना बेशकीमती सामान यहां इस कमरे में, कितने अमीर हैं ये लोग। सोफों की सजावट में हीरे का उपयोग किया गया था, और तो और यहां कमरे में शीशे से बने शोकेश में संसार की बहुत महंगी शराब रखी गई थी। मैं कमरे की खूबसूरती में खो गया। तभी सोरंग बोला, कभी कभी ही इतने बुद्धिमान पुरुष की खातिरदारी का मौका मिलता है, उसे मैं हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैं मुस्कुराते हुए बोला, सोरंग जी, आप तो बहुत ज्यादा दौलतमंद इंसान है। उसने सादगी के साथ उत्तर दिया, दौलत तो सब मिट्टी का ढेर है, इसकी इंसान के आगे क्या ही कीमत। मैं मान गया और बोला, ऊंचे आदमी ऊंचे विचार। उसने भी मेरी बात पर मुस्कुरा दिया। उसने मुझसे बोला,
आप नहा लीजिए, मैं तब तक आपका खाना लगवा देता हूँ। और मुझे बाथरूम दिखाकर वो कमरे से चला गया। मैं बाथरूम में आकर के इतना खुश था मानो जन्नत में आ गया हूँ। वहां अंदर नीला पत्थर मन मोहने वाले डिजाइन में काट कर लगाया गया था। नीला ही पत्थर का बाटप था जिस पर फूलों की बेल की नक्काशी थी। वही दीवार पर हरे हीरे का बटन दबाते ही झरने की तरह ऊपर छत के पत्थरों से बौछार होने लगती थी। ये सब मेरे मन को लुभा चुका था। मुझे यहाँ स्वर्ग सी अनुभूति हो रही थी। मेरे जहन में जो अजीब ख्याल थे वो बिखर के उड़ गए। अब मैं मौज में था। मैंने नहा धोकर जब तौलिया हाथ में लिया जो एक चांदी के बने हैंडल पर लटका हुआ था, वो तौलिया का कपड़ा देखकर मैं चौंक गया। ये बहुत ही कीमती रेशम था जो शायद मैं अपने इस जन्म में देखने की तो कल्पना नहीं कर सकता था। वहां बाहर बेड पर एकदम चकाचक घर में पहनने वाला पोशाक जो बेशकीमती तारों से कढ़ा और रेशमी गुलाबी रंग के कपड़े से बुना हुआ रखा था। मैंने वो आरामदायक पोशाक को पहना और तभी ही एक नौकरानी मेरे कमरे में चाय, केतली आदि बर्तनों से सजी तश्तरी लिए आ गई, जो इतनी हसीन बड़ी भूरी रंग की आंखों की मल्लिका थी कि मैं उसमें डूबने से खुद को रोकने लगा। वो लगभग 5.5 फीट की जवान औरत थी जिसकी उम्र 24-25 वर्ष रही होंगी। उसके भूरे घुंघराले बालों की लटे उसके माथे पर चांद सा बना रही थी और उसके लंबे पैर हल्के बैगनी रंग के हेरम से ढके थे। उसने मुंह पर एक पारदर्शिता लिए रुमाल बांध रखा था, मानो चांद को किसी खूबसूरत बैगनी बेलों ने ढक लिया हो। उसने वो तशतरी वही कमरे में रखी हुई कांच की गोल मेज पर आहिस्ते से रखी। उसकी पतली कमर को ईश्वर ने किस कला से बनाया था। ऐसा लगता था किसी उच्च निपुण कलाकार ने संगमरमर पर नक्काशी की हो। उसकी सुंदरता में बयां नहीं कर पाऊंगा, शब्द कम है बयां करने को। वो ईश्वर की विशेष रचना थी जिसे मैं क्या कोई भी देखता रह जाता। अपना काम पूरा कर वो बाहर निकल गई। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। फिर मैंने उस तशतरी पर नजर डाली। वो विशेष तरह की धातु और तांबे की धातु से बनी सुंदर नक्काशी से तराशी गई थी। कोने में कुछ सोने की धातु का भी महीन काम था। उसमें पीले रंग के बेशकीमती प्याले सजे हुए थे जिनकी हैंडल में भी रेशमी और सूती कपड़े की सुंदर पट्टी बंधी थी ताकि पकड़ने वालों को ज्यादा गर्म ना लगे। मेहमानों के आराम का विशेष ध्यान रखा गया था जो मैंने पहली बार देखा था। जब मैंने केतली से उस प्याले में चाय नुमा पेय उड़ेला तो ये चाय तो न थी, क्योंकि चाय से मैं वाकिफ था। ये हल्के मेहरून रंग का कोई ऐसा पेय था जो मामूली तौर से गर्म था, जिसमें से बेहद नशीली मंद मस्त सी सुगंध आ रही थी जो पूरे कमरे में घुल गई। सिर्फ इसकी खुशबू के कारण मैं इसे पीने से खुद को ना रोक सका। इस पेय का स्वाद किसी स्वादिष्ट शरबत सा था जिसे पीने के बाद मुझे आनंद आ गया। मन में उठा, वाह क्या चीज है, लाजवाब। मेरा मन इसे और पीने का था, इसलिए मैंने दूसरा प्याला भरा और पीने जा ही रहा था कि वहां सोरंग पहुंच गया। सोरंग मुझसे बोला, माफ कीजिएगा पर यह एक प्याला ही आपके लिए पर्याप्त है। मैंने हंसते हुए वो प्याला वही मेज पर रख दिया। फिर बोला, पर मुझे ये बहुत स्वादिष्ट लगा, क्या है ये? उसने एक हाथ को सीने पर रखकर झुकते हुए जवाब दिया, ये विशेष जड़ी बूटी से बना पेय है जो विशेष मेहमानों के लिए बनाया गया, जैसे कि आप। पर क्या मैं इसे और नहीं ले सकता? मेरा प्रश्न थोड़ा बच्चों की तरह था, पर मैं इसे इतना ज्यादा पसंद करने लगा कि दूसरा प्याला लेना ही चाहता था। सोरंग बोला, ये जड़ी बूटी ज्यादा लेने से आप होश खो बैठेंगे। अभी आप मेरे साथ चलिए, इससे भी ज्यादा खास चीज आपका इंतजार कर रही है। मैं ये सुन खुश हो गया। आखिरकार यहां तो हर चीज एक से एक बेशकीमती होने के साथ आनंदित भी कर रही है। कुछ भी अब तक उबाऊ ना है, आगे भी सब ठीक ही रहेगा। फिर सोरंग और मैं एक हॉल की तरफ चल दिए। रास्ते में उस महल में कई महंगे शोपीस सजे थे जो शायद किसी अरबपति के आलीशान बंगले में भी नहीं देखे जा सकते थे। जगह जगह वहां सोने की पुतलियां नमस्कार की मुद्रा में खड़ी थी और फूलदान में भी सुंदर लुभावाने गुलाब से ज्यादा तो कोई फूलदान को देखता रह जाता, क्योंकि इन फूलदानों की विशेषता थी कि ये पल भर में रंग बदल रहे थे और इसमें लगे हीरे भी कई रंगों का प्रकाश छोड़ रहे थे।
सुंदर रंगीला हंस का जोड़ा जो पल पल में रंग बदल रहा था। धीमे मंद प्रकाश वाले बल्ब के पर्दे जगह जगह लटके हुए थे। जमीन पर पड़ी कालीन का काम भी जोरदार था और विशेषता ये कि कालीन पर चलने पर यह गुलाब की मोहक महक उड़ाती थी, क्योंकि ये लंबी कालीन रोज ताज़ा गुलाब की कोमल पत्तियों से सुशोभित जो होती थी। अब हम हॉल में पहुंच गए थे, जहां का आलम पूछो मत। हर जगह सुंदरियां ही सुंदरियां। अब मुझे लगा जो नौकरानी मैंने देखी थी वो इनके सामने कुछ न थी। वहां कुल 9 सुंदर हसीन औरतें मेरा इंतजार कर रही थी। उन सुंदरियों को कोई लाज शर्म न थी। शायद ये हरम ही था जो मैंने कहानियों में पढ़ा था कि राजा महाराजा शौक के लिए स्त्रियों को हरम में रखते थे, पर ये अप्सरा से भी बढ़ के सुंदर थी। उन सुंदरियों का रंग दूध सा सफेद, बाल काले और माथे पर से सीध से कटे हुए थे और आंखें हिरनियों की सी थी। उनके चेहरे की बनावट अंडाकार और कुछ की डायमंड शेप थी। उन्होंने मेरे आगे सर झुकाकर अभिवादन किया और मेरा हाथ पकड़कर एक मखमली गड्ढे पर लिटा दिया। यहाँ हॉल में सजावटी चीजें नाम की थी, पर यहाँ इन हसीनाओं से कोई नजर हटाए तो ही कुछ देख पाता। उन्होंने मेरा गुलाबी कोट उतार दिया और मेरे अंगों पर अपनी उंगलियां फेरने लगी। उनकी उंगलियों पर कुछ विशेष चिकना पदार्थ लगा था जो सुगंध के साथ साथ शरीर को भी आराम दे रहा था। उन सुंदरियों ने मेरे पूरे शरीर की मालिश करना शुरू कर दी। मैं आनंद में झूम गया। मैं मदहोश हुआ, कभी किसी सुंदरी को निहारता को कभी किसी। थोड़ी देर बाद मेरी मालिश पूरी हुई। मैं बहुत ताजगी महसूस कर रहा था। उसके बाद मेरे शरीर से भी सुगंध आने लगी जो काफी लुभावनी थी। आज इतने दिनों बाद मैं दिल से खुश था और मैंने उन सुंदरियों को धन्यवाद दिया और सोरंग के साथ हॉल के बाहर आ गया। अब मेरा दोपहर का खाना खाने का समय था। सोरंग मुझे एक कक्ष की तरफ ले गया जहां बड़ी मेज पर सुंदर कपड़ा बिछाया गया था और उस पर कई तरह के लजीज पकवान थे। जैसे मच्छी कड़ी की खुशबू मेरे नाक में गई। मेरे पेट में चूहे और तेजी से कूदने लगे और मैं बावला हो गया। वहां दूध की कई तरह की मिठाई जो अलग अलग तरह से बनाई गई थी मेज की शोभा बढ़ा रही थी और कई रंग बिरंगे शरबत भी सुंदर कांच के गिलासों में थे जो देखते ही इंसान के मुंह में पानी ले आए। एक बड़ा मुर्गा जो इस तरह सजाया गया था मानो भूनने के बाद भी जीवित हो, और सलाद के नाम पर ढेरों फल और सब्जियां अलग अलग जीवों की आकृति में सजी थी। ये मनमोहनी सजावट देखकर कोई भी दिल दे बैठता। उस मेज को अब खाने की बारी थी। सोरंग बहुत सभ्य था। उसने मेरा खाना पहले परोसवाया और फिर अपना। मेरी थाली में बेहतरीन स्वादिष्ट मछली और सुगंध वाला पुलाव लगाया गया और शरबत के रूप में कई फलों का मिश्रण दिया गया जो कि एक नीले रंग के सुंदर पारदर्शी गिलास में था। इस पर जो हाथी के चित्र की नक्काशी थी सच में लाजवाब थी। थोड़ी देर में हमने खाना खत्म किया और फिर हमारे लिए गुलाब के फूल की महक वाली कई तरह के मिश्रण की मिठाई आई। ये मिठाई खाकर के मैं सुख की अनुभूति कर रहा था। वाह, क्या चीज बनाते हैं यहाँ के लोग, ऐसा लगता है कि यही स्वर्ग है। अब सोरंग मुझसे पूछा, अगर आप थके ना हो तो आपको मैं कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ। मैं खुशी से उछल बोला, नेकी और पूछ पूछ। वो हंसता हुआ बोला, चलिए मेरे साथ। हम महल के बाहर के रास्ते में आ गए। बाहर आकर मैंने देखा यहाँ एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें सारे फलों के पेड़ तो है ही, साथ में वहाँ का मौसम बिल्कुल अलग है। बहुत शांति है यहाँ। ठंड यहाँ नहीं है पर गर्मी भी नहीं लग रही। महल से सही मौसम है यहाँ। आकाश में थोड़ा नीलापन और उसमें सफेद बादलों का ढेर जो वहाँ पार्क में मौजूद एक बड़ी इकलौती इमारत को चूम रहा है। मैंने उस पार्क में जितनी तरह के फूल देखे शायद ही मैं कहीं देख पाया हूं और ना देखूंगा। थोड़ा बागवानी दिखाते हुए उसे समय लग गया। फिर सोरंग मुझे उस इमारत में ले गया। वहां बहुत अंधेरा था, पर सोरंग ने जब वहां की दीवार पर हाथ टलोलकर बटन दबाया तो हल्का प्रकाश चारों ओर छा गया। वहां एक तांबे की धातु का बड़ा तश्तरी नुमा कुछ लटका था और कुछ कटोरे भी उसी धातु के रखे हुए थे। उसने मुझसे बोला, आप यहां लेट जाइए। वहां पड़े एक गड्ढे पर उसने इशारा किया। मैंने वैसा ही किया। फिर उसने उन कटोरों पर किसी चीज से आवाज पैदा की। आवाज इतनी तेज शक्तिशाली थी कि मैं अपना होश खो बैठा। ये आवाज की तरंगे मेरे शरीर के रोम रोम में समा गई।
मैं जब उठा तो मैं अपने कमरे के बेड पर ही था। मैं चादर हटाकर उठने लगा तो पाया मेरा घुटनों का दर्द थोड़ा ठीक है। मेरी आंख लगभग सुबह 4 बजे खुली होंगी। मैं अपने आप ही बाग की सैर पर आ गया। यहाँ मेरी मुलाकात मेरे हैरी से हुई। मैं हैरी के गले में बाहें डाल काफी खुश था और उसे शुक्रिया कहने लगा, पर वो मासूम गधा अजीब आवाज निकालते हुए वहां से भाग निकला। मैंने सोचा यहाँ सच में किसी गधे को ही नहीं अच्छा लगेगा। वहां सुबह सुबह मैंने कई प्रकाश देखे जो आसमान को रंगीन कर रहे थे। जब मैं टहलते हुए थक गया तब एक पत्थर पर बैठ गया और तभी एक रंगीन धुआं मेरे सामने आ गया। उसके अंदर से सोरंग मेरे सामने अचानक प्रकट हुआ। सोरंग के यूं प्रकट होने से मैं हैरान होकर उसे घूरने लगा। वो मुझे यूं देखकर मुस्कुराते हुए बोला, सर हम जादूगर हैं, ऐसे ही आते जाते हैं। मैंने पूछा, जादूगरी देखकर तो मैं खुश हुआ। सोरंग जी अब ये बता दीजिएगा मैं कब तक सही हो जाऊंगा? सोरंग ने पूछा। तो सर बहुत जल्दी है वापस जाने की आपको? मैंने उसकी ओर देखते हुए पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई जल्दी नहीं, पर तब भी कितना वक्त लग जाएगा? उसने मेरे घुटनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, लगभग 6 माह तो लगेंगे सर। दर्द अभी का थोड़े है जो ऐसे साथ छोड़ देगा। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है फिर, मतलब 6 माह के लिए मैं आपका मेहमान हूं। उसने झुकते हुए कहा, जी आपका ही घर है, मैं आपकी सेवा में हूं। चलिए आपको आज अपनी पत्नी चंद्रमुखी से मिलवाता हूं। मैंने कहा, जी बिल्कुल चलिए। ये कहता हुआ मैं उसके साथ हो लिया। वो मुझे महल में ले गया। वहां द्वार के पिपासारे एक और सीढ़ियां थी। सोरंग ने वहां पहुंचकर एक बटन दबा दिया। सीढ़ियां खुद ऊपर जाने लगी। मैं भी सोरंग के साथ उन पर खड़ा हो गया और पल भर में हम ऊपर छत पर थे। सोरंग ने वहां छत पर एक कमरे में प्रवेश किया। यहां एक जन्नती नजारा मुझे देखने को मिला। बाहर से साधारण सा दिखने वाला कमरा अंदर से काफी विशाल था। वहां बड़े विशाल काय पेड़ पौधे और पक्षी, ये ऊपर से पूरा आकाश नजर आता था। और तो और यहाँ एक नदी भी बहती हुई जा रही थी। मैं ये देखकर दंग था। तभी एक चिड़िया मेरे कंधे पर आकर बैठ गई। ये रंग बिरंगी चिड़िया कोई मधुर सुरीला गीत गा रही थी, जिसे सुनकर मैं मस्ती में झूमने लगा। तभी मेरे सामने एक 16 साल की लड़की निकल के आई। ये एक अप्सरा सी सुंदर कोमल शरीर की कन्या थी, जिसने एक बैंगनी लंबा गाउन पहना हुआ था। उसके भूरे बालों की साधारण गुत्थी हुई छोटी छोटी बनी हुई थी। उसका रूप ऐसा था कोई भी इस पर मोहित हो जाए। वो मुस्कान के साथ बोली, आइए जी बैठिए, मैं हूं सोरंग की पत्नी चंद्रमुखी। और उसके ताली बजाते ही वहां बैठने के लिए मुलायम गद्दीदार सोफा आ गया। मैं अपने को ये कहने से रोक नहीं पाया कि आप तो इनकी बेटी लग रही हो। ये सुन वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। सोरंग भी हंसते हुए बोला, मोहतरमा अभी पूरे 200 साल की होने वाली है, अगले महीने जो इनका जन्मदिन है। अरे सच में? ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मेरे मुंह से बस इतना निकला, 200। चंद्रमुखी ने हंसते हुए कहा, हाँ जी ये सच बोल रहे हैं। चंद्रमुखी की खूबसूरत अदाएं उसे और भी खूबसूरत बना रही थी। तभी वहां हंसती खेलती एक लड़की आई। वो कोई 6 फीट लंबी, काली पतली और छोटे गोल चेहरे वाली बालिका थी। उसकी आंखें हरी, नाक लंबी और केश भूरे थे। उसके मोटे होंठ उसके चेहरे के भद्देपन को बढ़ा रहे थे। मैं उसे देखकर लगभग डर ही गया। उस लड़की का परिचय उन्होंने अपनी बेटी पिपासा कहकर करवाया। मैं ये सुनकर चौंक गया कि माँ रूप की बला और बेटी सिर्फ बला। मेरे मन में ये सवाल उछाल मारने लगा कि ये क्या ईश्वर की अजीब लीला है? ये जादू की नगरी में ही संभव है। सारंग ने मुझे ये बताया कि उनकी बेटी कल अपने जन्मदिन पर 5 साल की होने वाली है। ये सुनकर मैं और चौंक गया कि 40 की दिखने वाली किशोरी सी उछलने वाली कन्या केवल 5 साल की होंगी। चंद्रमुखी मीठे स्वर में बोली, हाँ तो मैं आपको अपनी बेटी पिपासा के जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण देती हूँ। पिपासा अजीब कटीली नजरों से मुझे घूर कर बोली, हाँ चच्चा, आपके बिना दावत अधूरी होंगी। मैंने सोचा एक तो ये कुरूप, ऊपर से जुबान और नजरें भी कटीली सी हैं। फिर सोरंग ने मुझे वहीं सुंदरियों से मसाज दिलवाई और मैं खाना खाकर सोने चला गया। अगले दिन मैं जब उठा तो मेरे शरीर पर विशेष लेप पुता हुआ था। ये अजीब लेप देखकर मैं चकित था
कि ये कब मेरे शरीर पर कब पोता गया। मैं नहाकर तुरंत सोरंग को ढूंढने कमरे से बाहर आ गया। सोरंग मुझे देखकर काफी खुश था और वो मुझे अपने साथ जहां दावत होने वाली थी वहां ले गया। वहां मुझे काफी भयानक मेहमान नजर आए। यहाँ 3 मुख वाली चुड़ैल और भयानक मोटा आदमी थे और एक पतली औरत बैठी थी जिसके शरीर पर कई आंखें थीं और उसने मुझे 6 वर्ष के बच्चे जैसे आकार के बोने से भी मिलवाया जिसके दांत काफी अजीब थे। वहां मुझे कई भयानक मेहमान नजर आए। अजीब प्रकार का उनका चेहरा, बाल बिखरे हुए थे, कीयों के बड़े बड़े सींग निकले हुए थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो चुड़ैल और डायनों की जितनी भी प्रकार की प्रजातियां थीं वो सब वहां पर मौजूद थीं। एक बार वो मुझे लगा कि कहीं मैं एक ऐसी जगह पर आकर तो नहीं फंस गया हूं जो इन भूत प्रेतों की एंजॉय करने की जगह होती है। मैं ऐसे भयानक मेहमानों से खुद को घिरा पाकर डर गया। इस पर सोरंग मुझे समझाने लगा ये सिर्फ उसके मेहमान हैं। अब दावत शुरू हो चुकी थी, पर अजीब बात थी, चंद्रमुखी ने बहुत भद्दे वस्त्र पहने थे जैसे कोई भिखारन पहनती है और पिपासा के तन पर ड्रेस के नाम पर सिर्फ उसके नाजुक अंगों को ढका गया था। उन मेहमानों में से एक ने पिपासा को एक खंजर देकर बोला, केक का कलेजा अपने चाचा को देना। मैं सोचने लगा केक का कलेजा कैसा होता है। तभी वहां चंद्रमुखी एक डिब्बा लाई। मैं उत्सुकता के साथ उस डिब्बे को देखने लगा। इन अजीब मेहमानों का केक कैसा होगा। डिब्बा काफी बड़ा था और एक चमकीले कपड़े से बंधा था। उसे खोलकर चंद्रमुखी ने एक किनारे पर रख दिया और जब उसने वो डिब्बा खोला तो उसमें जवान इंसान सी दिखने वाली एक मूर्ति थी। ये देख मेरा दिल धक्का से रह गया। उस मूर्ति के चेहरे पर डर के भाव थे, आंखें खौफ में थी। ऐसी उसकी बनावट क्यों बनाई गई थी, मैं दंग रह गया। उस मूर्ति को देखकर सब मेहमानों ने ताली बजाना शुरू कर दी। अब पिपासा ने उस मूर्तिनुमा केक को काटना शुरू किया तो उसमें लाल शरबत निकलने लगा और पिपासा ने उस मूर्ति का बेरहमी से सीना चीर उसमें से दिल निकालकर मेरे आगे भद्दी मुस्कान के साथ पेश किया। केक की बनावट ऐसी थी जैसे वो जिंदा इंसान ही हो। सोरंग ने ताली बजाते हुए वो दिलनुमा केक का हिस्सा मुझसे खाने को कहा। मैंने बेमन से वो हिस्सा पिपासा के हाथ से लिया और उसे मुंह में रखते ही मुझे उल्टी आ गई। मैं चिल्लाया, ये तो कच्चा मांस है। चंद्रमुखी बोली, हाँ ये कच्चा मांस है, क्या आप मांस नहीं खाते? मैं गुस्से में बोला, बेशक मैं खाता हूं पर कच्चा नहीं, और ये किसके मांस से बना है? पिपासा जवाब देने ही वाली थी कि तभी चंद्रमुखी बोली, भेड़ के मांस से। मैंने फिर पूछा, अच्छा पर बनावट ऐसी क्यों रखवाई आपने? तभी सोरंग बोला, अरे आप सवाल बहुत करते हैं, आपको केक पसंद नहीं आया तो आप इधर आइए, आइसक्रीम का लुत्फ उठाइए। उसने हवा में हाथ हिलाकर जादू से तुरंत आइसक्रीम मेरे आगे पेश कर दी। मैं अब आइसक्रीम खा रहा था और वो डरावाने मेहमान उस केक पर टूट पड़े थे। उनके साथ साथ पिपासा और चंद्रमुखी भी केक का लुत्फ ले रही थी। उनको खाते हुए कोई साधारण इंसान देखे तो उलटी कर दे, पर मैंने अपने को संभाल लिया। अब दावत खत्म हो चुकी थी। सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए, पर मुझे वो अजीब दावत के बाद नींद नहीं आ रही थी। फिर भी थका होने के कारण मेरी झपकी लग गई, पर जल्द ही थोड़ी देर बाद मेरी आंखें खुल गई। तब मैंने एक बावर्ची की ड्रेस पहने आदमी को अपने कमरे से निकलता पाया और मेरे शरीर पे वही लेप फिर पुता हुआ था। ये देखकर मैं बहुत नाराज हुआ और सोरंग के कमरे की तरफ चल दिया, पर मैं सोरंग के कमरे में प्रवेश करता इससे पहले ही मेरे कदम अंदर से आती वार्तालाप से जम गए। अंदर से पिपासा की आवाज आ रही थी, पप्पा मैं उनको कब खा सकती हूं? वो चहकती सी आवाज में बोली। दूसरी आवाज चंद्रमुखी की थी। चंद्रमुखी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा आज का लेप और हो जाए, फिर कल रात हम सब रिश्तेदारों के साथ दावत करेंगे। मेरा दिमाग तो मारे डर के जम गया। मैं सिर्फ हल्के से बोल पाया, लेप। अब मुझे समझते देर ना लगी कि वो भी एक जिंदा ही आदमी था जो केक के रूप में इन शैतानों का भोजन हो गया, और शायद वो आदमी भी मेरी ही तरह यहां पर घूमता घूमता पहुंच गया था। और जिस प्रकार से बकरे को काटने से पहले उनको खिलाया पिलाया जाता है, वैसे ही मेरे को भी यह शैतान अच्छे से खिला पिला रहे थे
और मेरे शरीर पर एक अलग प्रकार का लेप लगा रहे थे ताकि वो फिर मजे से मेरे को खा सकें। और जितना भी मैं ये सब कुछ देख पा रहा था, ये सब कुछ उनका रचा हुआ केवल एक मायाजाल था। और अब मुझे उस पार्टी के बारे में भी सब कुछ समझ में आ चुका था कि वो कोई बर्थडे पार्टी नहीं थी, बल्कि वो हर रोज किसी न किसी इंसान को ऐसे ही काट कर खाते हैं। अब मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ से बचकर निकलना मेरे लिए संभव नहीं है। मैं तुरंत अपने कमरे में आ गया और अब ये सब एक रेशमी मेज पोश में लिखकर इस बोतल में डाल रहा हूं। शायद मैं बच जाऊं, पर अब उम्मीद तो नहीं नजर आती। लेकिन जिस दिन किसी को ये रेशमी मेज पोश हाथ लगेगा तो उस पर यह पूरा सच आपके सामने होगा। अलविदा। उस व्यापारी की कहानी सुनकर उस हाल के वैज्ञानिक और मेरी सभी की आंखें नम थीं। मेरे दिमाग में कई सवाल खड़े हो रहे थे कि आज से सालों पहले क्या ऐसी कोई जगह सच में एग्जिस्ट भी करती थी और पूरा इस प्रकार का भ्रमजाल और मायाजाल तैयार कर सकती है और इंसानों को काट काट करके उनका दिल बाहर निकालकर उसकी दावत करते हैं। तो साथियों, आज की हमारी ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि आज की एक कहानी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी। आज इस कहानी को सुनकर आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, एक नया दृष्टिकोण मिला होगा। लेकिन फिर भी जो लोग आखिर तक इस कहानी को सुन रहे हैं वो अपने विचार मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगली स्टोरी के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ, वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। तो नेक्स्ट स्टोरी का वेट कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।